आइए आज हम समझते हैं अपने बायोलॉजी फाउंडेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। हमारा शरीर कैसे काम करता है, कहीं पर भी चोट लगने पर हमको कैसे पता चलता है, या फिर बाहरी वातावरण कैसा है, हमारा हार्ट कैसे कंट्रोल होता है, खाना कैसे पचता है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम है। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम ही करता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कोई एक अलग से बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, बल्कि एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ना है ब्रेन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अगर हम बात करें अपने नर्वस सिस्टम की, तो पूरे शरीर में ना सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है नर्वस सिस्टम, यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं तो हमारा ब्रेन। ठीक है, जैसे कहीं पर चोट लग गया या फिर बाहरी वातावरण कैसा है, इन सभी सूचनाओं को ना स्मरण शक्ति कहिए, बोलने की क्षमता, कुछ भी कहिए, हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटी का काम करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा ब्रेन यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम कहिए, तो हमारा ब्रेन जिस झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है, हमारा ब्रेन जिस झिल्ली में बंद रहता है उसको लोग बोलते हैं मेनिनजिस। मेनिनजिस। और ब्रेन के रोग को मेनिनजाइटिस कहा जाता है। ब्रेन के रोगों को हम लोग मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पूरे शरीर में कोशिका का विभाजन आसानी से हो सकता है, अर्थात हम लोग को कहीं पर भी चोट लगेगी दिमाग को छोड़ करके, जैसे कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया ना, सर कट गया, सर नहीं कटा, मतलब कि कहीं और चोट लगा तो वह आसानी से ठीक हो जाएगा और उसके घाव के दाग भी मिट सकते हैं कुछ समय के बाद ना, समय को देने पे। लेकिन अगर दिमाग में चोट लग गया, ठीक है, यहाँ पे दिमाग में चोट लग गया, खोपड़ी फट गई ना, या फिर कुछ अनहोनी हो गई दिमाग में, तो हमारे दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं है और ना ही हमारे दिमाग में कोशिका का विभाजन होता है। इसीलिए दिमाग में चोट लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पूरा ये जो हमारा है ना एकदम ब्रेन, ये इतना क्रिटिकल है और इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको चोट से बचाया जाता है। और अगर चोट लग गया अच्छा खासा तो फिर सीधे यमराज के पास, बीच में कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के हम मेनली दो ही भाग है। पहले भाग का नाम है ब्रेन और दूसरे भाग का नाम है नर्वस सिस्टम। पहले भाग का नाम है ब्रेन और दूसरे भाग का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि नर्वस सिस्टम कर सकते हैं, मेरुरज्जु कर सकते हैं इसको हम लोग आसानी से। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वह दो पार्टों में बटा हुआ है। पहले पार्ट का नाम ब्रेन, जिसको हम लोग को यहाँ से पढ़ना है और इसकी पूरी जानकारी हम लोग को लेनी है। दूसरा पार्ट का नाम है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम लोग शॉर्ट में इसको ना रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी नसों की तार बिछी हुई है। कैसे लोग घरों में वायरिंग कराते हैं, तो वायरिंग का जो बीट आता है ना, वह बीट नर्वस सिस्टम नहीं है। बीट के अंदर का जो वायर होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है, अब देखिए, तंत्रिका तंत्र इतना बड़ा है कि यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र है। अब शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आप लोगों को कमेंट में इसको बताना है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो स्पाइनल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र हो जाएगी हमारी। अब देखिए, हमारा ब्रेन यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, इस ये जो हड्डिया है, इस हड्डिया को जो यहाँ पे टन टन बज रहा है ना, ये हड्डिया, इस हड्डिया का नाम है क्रेनियम। तो हमारी जो पूरी मस्तिष्क है, जो हमारा पूरा दिमाग है कह सकते हैं, जो हमारी पूरी ब्रेन है, यह किस हड्डी से ढकी हुई है, तो क्रेनियम नामक हड्डी से यह ढकी हुई है। और किस झिल्ली से ढकी हुई है, तो मेनिनजिस। और किस हड्डी से ढका हुआ है, तो यहाँ पे क्रेनियम नामक हड्डी से। एक रोग होता है मेनिनजाइटिस, जो कि राजा राम मोहन राय को हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय को मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली कि जो ये मेनिनजिस परत है, इसके 3 परत होते हैं, और तीनों परत जब कवक से या फिर किसी बीमारी से प्रभावित होते हैं, या फिर ये बैक्टीरिया रहित होते हैं, तो ये ना पूरे मेनिनजिस को खोखला कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, और इस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय को भी यही मृत्यु हुई, यही रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस, जो कि दिमाग की बीमारी कह सकते हैं। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र के नसों को, तंत्रिका तंत्र के नसों को स्पाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाइनस। तंत्रिका तंत्र में यानी कि पूरे कह सकते हैं नर्वस सिस्टम में जितने भी नसें हैं ना, ब्रेन में 12 जोड़ी मेन नसें हैं। ऐसे तो बहुत सारे नसें हैं, लेकिन मेन नसें जो हैं वो 12 जोड़ी है। और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे जो है वो 31 जोड़ी नसें हैं। तो 31 जोड़ी यहाँ पे और 12 जोड़ी यहाँ पे। ठीक है,
तो ये कुल मिला करके जो ये नसें हैं, इन नसों को हम लोग बोलते हैं स्पाइनस। ठीक है, और इन नसों के आखिरी छोर पर एक गोल गोल संरचना होती है। इन नसों के आखिरी छोर पर देखिएगा तो एक गोल गोल संरचना होती है जो कि सूचनाओं को आदान प्रदान करती है ना। सूचना कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, सूचना कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, इन नसों के द्वारा ही आता है। और इन देखिए ये जो पूरा नस है इसका नाम है स्पाइनस, लेकिन ये जो गोल वाला भाग है ना, इस गोल वाले भाग का नाम है एक्सान। इस गोल वाले भाग का नाम है एक्सान, जो कि सूचना को ना आदान प्रदान करता है। अगर आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में खास करके, तो गर्मी के दिनों में लड़कियां ज़्यादा बेहोश होती हैं लड़कों की तुलना में। इसका कारण है कि जो गर्मी होती है हमारे शरीर से, तो गर्मी में ना हमारे शरीर से नमक की मात्रा भी बाहर आती है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रेन को सूचना देने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, और सोडियम हमको नमक से मिलता है। और जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतनी ज़्यादा हमारे शरीर से ना नमक की मात्रा कमी होगी, और नमक की मात्रा जब कम होगी तो ब्रेन काम करना बंद करेगा, और जब ब्रेन काम करना बंद करेगा तो सिग्नल का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और बेहोश आसानी से लोग हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में आप कोशिश ये कीजिए कि आप नमक को आराम से यहाँ पे संतुलन में बना करके रखिएगा। हो सके तो आप शरबत वगैरह ना घोल करके पीजिएगा, क्योंकि अगर शरीर में नमक की कमी होगी तो फिर आपकी याददाश्त कम होगी। अगर शरीर में नमक की कमी होगी तो फिर आपकी बीपी लो होगी। अगर शरीर में नमक की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो फिर आपकी स्मरण क्षमता भी कम होगी, आप चीज़ों को ना याद नहीं रख पाएंगे अच्छी तरीके से। इसीलिए नमक की मात्रा ना कह सकते हैं आप इसको पर्याप्त मात्रा में आप इसको लेते रहिएगा। और नमक कहाँ से मिलेगी बेसिकली, तो खाने में जो आप नमक यूज करते हैं वही। तो नमक में होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम, जो कि सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। और हमारे ब्रेन में ना सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम, यानी कि यहाँ से सिग्नल यहाँ तक आएगा, यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाएगा, इस सिग्नल को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है सोडियम। और सोडियम हमको मिलता है नमक से। और अगर नमक की कमी हुई तो फिर आप बेहोश होंगे, याददाश्त कम होगी, स्मरण क्षमता में कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं मेनली। पहला हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और अगर स्पाइनल कॉर्ड आप अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर आपको ना पूरा नर्वस सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने ब्रेन को। अब आइए, अब हम समझते हैं अपने ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के कितने भाग हैं और ब्रेन कैसे कैसे काम करता है। अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो हमको पता है कि ब्रेन का जो ये बाहरी कवर है, इस वाले हड्डी का नाम है क्रेनियम, जो यहाँ पे आप लोगों को टन टन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, और हमारा पूरा ब्रेन जिस झिल्ली में बंद है उस झिल्ली का नाम है मेनिनजिन्स। और अगर उस झिल्ली में कुछ रोग हो गया तो उसका नाम है मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि मेनिनजाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, दिमाग, खोपड़ा, भेजा से। ठीक है, अब देखिए हमारे पूरे शरीर का जो वजन होता है वो तो आपका वजन आपके अनुसार होगा, लेकिन जो हमारे ब्रेन का वजन होता है ना, कह सकते हैं दिमाग का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम के आसपास में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन के तीन भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फ्रंट, मिड एंड हाइट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आगे वाला दिमाग, फिर बीच वाला दिमाग, फिर पीछे वाला दिमाग। तो आगे वाले दिमाग का नाम है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, बीच वाले दिमाग का नाम है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, एंड लास्ट वाले ब्रेन का नाम है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंग्स ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को ये समझना है कि आखिर इसका काम क्या क्या है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क का एक ही काम है, इससे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेनली इसका काम है कि याददाश्त को मजबूत रखना, किसकी स्मरण शक्ति कितनी तेज है। कोई किसी किसी को आप लोग देखिएगा कि बहुत पुरानी पुरानी बातों को वो याद रखा होगा व्यक्ति, बहुत पुरानी बात को, कि बचपन में 5 साल पहले क्या हुआ था उसके साथ, कौन सा बात किसने बोला था, ये सब उसको याद होगा। इट मीन्स कि उसका जो अग्र मस्तिष्क है ना वो बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, और किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुनाई देता होगा। कोई व्यक्ति अगर अपने बहुत मतलब कि दूरी पर कुछ अपने में बतिया रहे हैं तो उसको सुनाई दे रहा होता है, तो यह उसका एक अग्र मस्तिष्क बहुत ही एक्टिव होता है, तब सुन पाता है वो व्यक्ति। ठीक है, अब किसी किसी व्यक्ति को देखने की, सुनने की क्षमता अधिक होती है, किसी किसी व्यक्ति का जो हार्ट बीट है वह अच्छे तरीके से काम करता है, किसी किसी का खाना तुरंत पच जाता है। ये सब हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि
अग्र मस्तिष्क के आप लोग के तीन हिस्से देखने को मिल जाएंगे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के तीन हिस्से, सेरिब्रम, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के भी दो हिस्से हैं, सेरी, यहाँ पे पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क के भी दो हिस्से हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो सात हिस्से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा एंड सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। एंड पश्चिम मस्तिष्क के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसका हम लोग काम समझते हैं कि इसका काम क्या क्या है। तो सेरिब्रम का काम है याददाश्त मजबूत रखना, कितनी किसकी याददाश्त क्षमता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को कितना याद रख सकता है। किसी किसी व्यक्ति को 10 साल पहले की बात याद होगी, हाँ 1966 में ये बात हुआ था, फलाना हमसे ये बोला था, यानी कि उसको बहुत सारी बातें याद होंगी जो उसके द्वारा उसके साथ में कुछ घटित हुई है, कौन व्यक्ति क्या बोला है, सब चीज ना। कोई कोई होगा जो कोई किसी चीज को पढ़ते समय तुरंत याद कर लेता होगा, कोई कोई से याद ही नहीं होता होगा। इट मीन्स कि उसका सेरिब्रम कमजोर है, ठीक है। तो सेरिब्रम को मजबूत करने के लिए आप लोगों को नए नए चीज़ों को सीखना चाहिए, नई नई भाषा सीखिए, नई नई जगहों पे घूमिए, नए नए लोगों से मिलिए, तब जाकर के आपकी याददाश्त क्षमता जो होती है वो मजबूत होती है और आप किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी आप लोगों को होती है, ठीक है। किसकी याददाश्त क्षमता कितनी है इसको हम लोग कार्टेक्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं हम लोग? कार्टेक्स में, यानी कि किसकी याददाश्त क्षमता कितनी है इसको हम लोग कार्टेक्स में मापते हैं, ठीक है। तो याददाश्त क्षमता यानी कि स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो नए नए चीज़ों को सीखने से, नए नए लोगों से मिलने से, नए नए जगहों पर घूमने से, नई नई किताबें पढ़िए, नए नए लोगों के बारे में जानिए ना, दुनिया को समझिए, नए नए चीज़ों को आप सीखने पर फोकस कीजिएगा तो फिर आपका जो सेरिब्रम है वो एक्टिव होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अगर आपको अपनी याददाश्त क्षमता मजबूत करनी है, आपको तेज बनना है, आपकी स्मरण शक्ति मजबूत करनी है, तो बस आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बचपन में भगवान ने सबको एक तरह से बना करके भेजा। बचपन में जो लापरवाही किया आज जो कमजोर है, बचपन में जो ईमानदारी से पढ़ा, जिसके पेरेंट्स उस पर ध्यान दिए, आज देखिए वो कहाँ पहुँचा है। आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस आप अगर कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर के तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता किसी भी फील्ड में, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप किसी भी चीज़ पे कितना समय दिए हैं। जिस चीज़ पे आप जितना समय दीजिएगा वो चीज़ आपके हाथ में होगी। तो याददाश्त क्षमता को मजबूत करने का काम करता है कौन सा? तो सेरिब्रम, ठीक है। थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण, मतलब कि बाहर में गर्मी है कि सर्दी है कि ठंडी है कि बरसात है, ये सब से हमको आगाह करता है थैलेमस, ठीक है। ये सब से हमको आगाह करता है कौन सा? तो थैलेमस। बाहर में कितनी गर्मी है, कितना धूप है, कितना ठंडा है, जैसे अभी हमको पसीना हो रहा है तो पसीना कहाँ कहाँ से ना यहाँ पे, तो ये सब हमको बताता है कौन सा है? तो ब्रेन का एक हिस्सा है थैलेमस, वही हमको सब बताता है कि बाहर में गर्मी है कि ठंडी है, ठीक है। अगला आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए, थैलेमस बाहर की गर्मी को बताता है, हाइपोथैलेमस अंदर की गर्मी को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कितना है तो 120/80 ये कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारा जो जितना भी अंदर का टेम्परेचर है, जैसे शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है, ये सब कंट्रोल करता है कौन सा? तो हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है और यह आंतरिक वातावरण को हमको बताता है, ठीक है। जिसकी हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव रहेगी ना तो उसको प्रेम जल्दी जल्दी होगा, किसी से वो दिल लगा लेगा। हाइपोथैलेमस ज़्यादा जिसकी एक्टिव रहेगी उसको प्रेम बहुत होगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, उसको हंसी बहुत आएगी, उसको लालच बहुत होगा ना, उसको नींद बहुत आएगा ना, अजीब तरीके से हो रहेगा। मतलब कि हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हुआ तो समझिए कि वो बंदा गया काम से, ठीक है। और यह तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये 18 से 25 साल की एज तक एक्टिव ही रहता है ना, इसलिए इसको आप लोगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। हाइपोथैलेमस को आप लोग जितना कंट्रोल कीजिएगा वह आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से आपको प्रेम बहुत जल्दी होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगी, आपको लालच आएगी, आपको हंसी आएगी, ठीक है। एंड आप गम में रहिएगा हमेशा, आप दुख में रहिएगा, ठीक है। मतलब कि अजीब तरीके से आप रहिएगा, किसकी वजह से? तो हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस एक ऐसी कह सकते हैं ब्रेन का भाग है जो हमारे शरीर से पसीना एक्टिव करता है। जैसे हमारा हाइपोथैलेमस देखिए अभी एक्टिव है तो हमको पसीना हो रही है, ठीक है। तो पसीना बाहर से निकलता है कौन सा? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को हम लोग इमोशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका 2-3 गो नाम है, इमोशन सेंटर,
पहला ताप नियंत्रक ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है वह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब ये ग्रंथि क्या होती है, जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि तो वहाँ पे आप लोगों को बताई जाएगी। बस अभी आप लोग इसको समझिए कि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जो लोग दारू पीते हैं ना, शराब वगैरह, तो जो लोग शराब पीते हैं तो शराब में एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, तो एल्कोहल का काम है कि वह ब्रेन के हाइपोथैलेमस को ही कंट्रोल कर लेगा। अब जब ये हाइपोथैलेमस को ही कंट्रोल कर लिया तो बीच में पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल हट जाता है, और पूरा शरीर लगता है झूमने एकदम जो है सो हम है। देखिएगा जो लोग शराब पीते हैं ना, उनकी याददाश्त ठीक रहती है, लेकिन बॉडी की जो कह सकते हैं जो चाल चलन है ना, बात करने का जो तरीका है, लगता है जीभ लड़खड़ाने लगता है, बॉडी उसकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह उनकी कंट्रोल में नहीं रहती है, कहीं पर भी गिर जाएंगे, कहीं पर भी सो जाएंगे, नींद उनको अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लिया है शराब ने, और जब हाइपोथैलेमस कंट्रोल हो गया तो हमारी पीयूष ग्रंथि जो है वह बॉडी पर से अपना नियंत्रण खो देती है, और पूरे बॉडी को अनकंट्रोल कर देती है हमारी पीयूष ग्रंथि। क्योंकि जब पीयूष ग्रंथि ही कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फिर शरीर हमारा कंट्रोल में कैसे रहेगा। और पीयूष ग्रंथि को जो कंट्रोल कर रहा था हाइपोथैलेमस, वो खुद अनकंट्रोल है, इसीलिए शराब पीने वाले लोग जो होते हैं ना, जो हाइपोथैलेमस है यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, और शराब हमारा हाइपोथैलेमस को ही कंट्रोल कर लेता है। तो यह हमारी अग्र मस्तिष्क की परिभाषा रही। अब हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में एक जगह एक भाग है कार्पोरा। कार्पोरा का काम है कि देखने का काम करता है और सुनने का काम करता है। जिसका कार्पोरा जितना ज़्यादा तेज रहेगा ना, उसको अधिक सुनाई देगी। कोई कितना फूस फूस बतियाएगा ना अपने में, वो उसको सुनाई दे देगा आसानी से। कार्पोरा का ये काम है। और कार्पोरा जो होता है वो देखने और सुनने का काम करता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक हो गया। तो देखने और सुनने की क्रिया करता है कौन सा, तो कार्पोरा करता है। ठीक है, कार्पोरा किसका हिस्सा है, तो कार्पोरा जो हिस्सा है वह ब्रेन के मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला हमारा है सेरिब्रल पेंडिकल। इस बात को आप लोग याद में रखिएगा। सेरिब्रल, देखिए यहाँ पे सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिब्रल है। ठीक है, इसी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा है सेरिब्रल पेंडिकल, जो कि मध्य मस्तिष्क का एक हिस्सा है, और इसका काम है कि यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद में रखिएगा, क्योंकि इसका काम जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे पड़ेगी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना ही समझिए, जैसे ये हमारा पूरा ब्रेन है यहाँ पे आ गया, और ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे आ गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन हमारा हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, ब्रेन से 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसों को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और यही नसें हैं जो हमको हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हम बढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क में। देखिए पश्च मस्तिष्क का काम है, इसका दो भाग है। पहला भाग का नाम है सेरिबेलम। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, सेरिब्रम, यहाँ पे सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, ये दो तीन ना नाम लग रहा है कि एक ही जैसा शब्द है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ये अलग अलग शब्द है। सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रल मध्य मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो सेरिबेलम का काम है कि हमारे ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करने का काम करता है। अब ये ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम लोग ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में हो उसको हम लोग ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। मांसपेशी का मतलब कि गुद्दा। ठीक है, तो ये गुद्दा हमारे कंट्रोल में है। जैसे ये ढीला है, चाहेंगे तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी मांसपेशियां हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे ये हमारा आँख, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये अपने से अब पलक झपकेगा, फिर पलक खुलेगा, छींक आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कब छींक आएगा, कब छींक नहीं आएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं, अगर आप लोगों को देखना होगा तो फिर अपने आप जब कूला करते हैं ना, कूला, तो कौन सी मांसपेशी हमारे कंट्रोल में है और कौन सी मांसपेशी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पे, तो सेरिबेलम पे। अब देखिए आप कितना ट्राई करेंगे कि हम आँख खोल के ऐसे पानी का छपका मारे, तो ऑटोमेटिक आपका आँखियाँ बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसे आप आँखियाँ पकड़ के ऐसे हमारे पानी का छपका मारिएगा ना, तो आपका आँखियाँ बंद हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये ऐच्छिक मांसपेशी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा बॉडी, ये हमारा ऐच्छिक मांसपेशी है। इसको कब टाइट करना है, कब ढीला करना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन आँखिया कब बंद होगा, आँखिया कब खुलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा जो आँख है ये हमारा अनैच्छिक मांसपेशी है, ठीक है। अब देखिए, तो सेरिबेलम का काम है कि यह केवल ऐच्छिक मांसपेशियों को ही कंट्रोल में रखता है। उसके बाद में मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है कि दिल को धड़काना, ठीक है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद में पाचन करता है, हमारे शरीर में भोजन कितना तेज पचेगा, कितना तेज नहीं पचेगा, ये सब काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका मेडुला ऑब्लांगेटा का और सेरिब्रल पेंडिकल का काम आप लोगों को आगे स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार हम इसको आप लोगों को रिपीट कर देते हैं ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम है यादाश्त रखना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो फिर आप लोग नए नए जगह पे घूमिए, नया नया चीज़ सीखिए, नए नए लोगों से मिलिए ना, नई नई किताबें पढ़िए, तब जाकर के आपका जो सेरिब्रम है वह मजबूत होगा। थैलेमस का काम है कि बाहरी वातावरण से हमको आगाह करना, कि बाहर ठंडी है कि गर्मी है कि क्या है ना, वर्षा हो रही है कि धूप है कि ठंडा है, ये सब हमको बताता है थैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का काम है ना आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना। हमारे शरीर का तापमान फिक्स करता है हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको फिक्स करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस में प्रेम, गुस्सा, लालच, दुख, गम, अधिक पसीना होगा ना, किसी से तुरंत प्रेम हो जाएगा, किसी से तुरंत गुस्सा हो जाएगी, आप किसी से तुरंत नफरत करने लगिएगा हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने के कारण, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद में हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है शराब, ठीक है। क्योंकि शराब पीने से हमारी जो हाइपोथैलेमस है वह अनकंट्रोल होती है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है हमारी पूरी बॉडी को। जब हाइपोथैलेमस अनकंट्रोल होगा तो फिर पीयूष ग्रंथि भी अनकंट्रोल होगा। इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं उनको सब ठीक ठाक रहता है, उनकी यादाश्त भी ठीक ठाक रहती है, उनको सब याद रहता है, बशर्ते उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि शराब ने कब्जा कर लिया है हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि से अपना कंट्रोल खो दिया है, और पीयूष ग्रंथि जो कि पूरे शरीर पर कंट्रोल करता था वो अपना कंट्रोल भी खो दिया है, ठीक है। तो इसीलिए शराब पीने वाले लोग आसानी से अपने बॉडी को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। उसके बाद हमारा है मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क के 2 हिस्से, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का काम है देखने और सुनने का काम करना। सेरिब्रल पेंडिकल का काम है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ करके रखना, ठीक है। उसके बाद में हमारा है पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क का काम है ना, इसके 2 भाग हैं। सेरिबेलम जो कि ऐच्छिक मांसपेशियों पर अपना दबदबा यानी कि अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं, और हमारा अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका काम है हमारे शरीर में हार्ट की धड़कन को बरकरार रखना। उसको पता है कि 1 मिनट में 72 बार ही धड़कना है हार्ट को। ये काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद में खाना कितना तेज पचेगा, खाना कौन सा खाना पचाना है, कौन सा खाना नहीं पचाना है, किस खाने में कितना समय देना है, ये सब तय करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरा ब्रेन पढ़ लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा ब्रेन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड की ओर। अब पढ़ते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड।